Hello, come to last part of photosynthesis, lecture number 21. 21 लेक्चर लगे हमको, राइट? तो अभी फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन समझने में आसान जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, दिस इज अ वेरी अमेजिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी विच इज यूजफुल फॉर फिजियोलॉजी पार्ट. आप आगे जाके जो मेडिसिन सीखेंगे, जो केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, राइट, जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से रिलेटेड रहेंगे. रेस्पिरेशन तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, एग्जैक्टली अपोजिट फोटोसिंथेसिस का. तो आपको फोटोसिंथेसिस समझने के बाद रेस्पिरेशन समझना बहुत आसान जाएगा. एंड दिस इज रियली अ एक्सपोजर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी. ओके, सिमिलर रिएक्शन occurs in our body also. तो कौन से भी बायोलॉजी के ब्रांच में जाओ तो ये पूरे केमिकल रिएक्शंस आपके लिए बहुत फायदेमंद डिटरमाइन होंगे. मेडिसिन में जाओगे तो फिजियोलॉजी है, फार्मेक में जाओगे तो भी बायोकेमिस्ट्री है, राइट. माइक्रोबायोलॉजी में मेडिसिन इधर उधर जाओगे तो भी आपने अल्टीमेटली ये केमिकल रिएक्शन ही देखनी है. सो दिस इज द बेस, दिस इज द ओपनिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ ब्रांचेस रिलेटेड टू बायोलॉजी. ओके, सो रट्टा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लॉजिक भी है और मार्क्स आते हैं. ये बात बड़ी ध्यान में से सुन लो, ये इंटरेस्टिंग है, ये रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी. ओके, एवरी टाइम यू रीड यू विल अंडरस्टैंड मोर, एवरी टाइम यू विल गो थ्रू इट यू गेट मोर इंटरेस्ट. ओके, और आपको मार्क्स आसानी से मिलेंगे, बोर कभी नहीं होगा. ओके, बाकी का जैसे रट्टा पार्ट है, ओके, बॉटनी का ही लिया जाए तो मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये लेसन आपको रिवाइज करना बोर होता है. ठीक है, सो प्लीज थोड़ा समझ के चलो, ये आपको मार्क्स देने वाला कंटेंट है, आसान है और इंपॉर्टेंट है, राइट. सो 21 लेक्चर लगे, लेकिन हमको बहुत आसान जाएगा ये सब आगे की चीजें डील करने के लिए. कम टू लास्ट पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which were there on page number 221, that is compensation point, right? Okay, law of limiting factor and compensation point. So सबसे पहले हम देखते हैं which are the factors regulating the rate of photosynthesis. Now simple, the things which are needed for the process of photosynthesis are obviously regulating the rate. So what are the things needed for the process of photosynthesis? First one, CO2, very important. Second one, light. Okay, light के दो point, one is wavelength, right? Simply we say color. We discussed Vibgyor. Okay, so light का color means wavelength. Second one, intensity. Intensity is number of photons striking the surface per unit time. Okay, intensity is regulating temperature also. Okay, so first one, light के दो aspect, then temperature. Third one, CO2 concentration in atmosphere. We have discussed it in reference to C3 plant as well as C4 plant and photorespiration. Okay, CO2 ज्यादा है कम है तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के एबिलिटी में क्या क्या फर्क होता है ये हमने देखा है. Okay, then the another one is water. So these are the external factors which are needed for the process of photosynthesis. You can enlist internal factors, right? जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से ओरिएंटेशन, पिगमेंट और पिगमेंट का लाइट एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता. Which pigment are absorbing which light? So everything we have discussed. So write down internal factors. Internal factors regulating photosynthesis. First one, number of chloroplast per cell. Number of chloroplast per cell. Obviously, अगर young leaf है तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा. अगर बुढ़ा लीफ है, येलोइंग हो रहा है, उसके क्लोरोफिल डिग्रेड हो रहे हैं, ओके, तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम, क्लोरोफिल का नंबर कम, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, राइट. ओके, सो क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट per cell, then orientation of leaves, phyllotaxy, how the leaves are, if they are overlapping, एक के ऊपर एक अगर है
इफ दे आर ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक अगर है तो ऑब्वियसली क्या होगा वो एक के ऊपर एक होने की वजह से नीचे वाले लीफ को सनलाइट कम मिलेगा, राइट? ओके, सो फाइलोटैक्सी। देन अमाउंट ऑफ इंटरनल वाटर, प्लांट के अंदर, प्लांट के बॉडी के अंदर कितना पानी है, विच इज रेगुलेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर सेल की प्लांट के अंदर पानी ज्यादा है तो लीफ के सेल के अंदर पानी ज्यादा है, गार्ड सेल में पानी ज्यादा है, एंड यू नो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, राइट? स्टोमेटा हैज स्टोमेटल पोर एंड द गार्ड सेल्स, राइट? सो गार्ड सेल्स हैविंग मोर वाटर देन इट विल बी टर्जिड। अगर गार्ड सेल में पानी ज्यादा, टर्गर प्रेशर ज्यादा, ओके, वो फूले हुए हैं, याद है मैंने ऐसे बोला था आपको एनाटॉमी में, दिस इज गार्ड सेल, माय हैंड्स आर गार्ड सेल, इफ दे आर हैविंग अबंडेंट वाटर दे विल स्वेल एंड दे ओपन अप, ये ओपनिंग होगा। अगर पानी कम हो गया दे विल कोलैप्स, राइट? सो दिस प्रोसेस इज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो अमाउंट ऑफ इंटरनल वाटर, ओके, उसी को आगे जाके लिख लो, लिख रहे हो सब लोग? नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा। देन क्लोरोफिल नंबर, जैसे मैंने बोला क्लोरोफिल ज्यादा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा, नंबर ऑफ क्लोरोफिल्स, राइट? सो प्लीज चेक इंटरनल फैक्टर्स। फर्स्ट वन, लीफ से रिलेटेड कौन से पॉइंट देखे, ऐसे ध्यान में रखेंगे आप, लीफ से रिलेटेड कौन से पार्ट, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, फाइलोटैक्सी, नंबर ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, amount of chlorophyll in the leaves, okay, number, size, age, orientation of leaves, number of chloroplast per cell, and chlorophyll content, internal water concentration, percentage of open stomata, and obviously internal CO2 concentration. ओके, C4 प्लांट में हमने क्या सीखा था, हवा में CO2 कम है, बट पेप कार्बोक्सिलेज हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर CO2, so CO2 will be absorbed and converted to malic acid, so internally the CO2 concentration is maintained. So enlisted the things, so these are the internal factors. So now you are having list of external factors and internal factors which are regulating the rate of photosynthesis. Come to details, how these factors are regulating the rate of photosynthesis. As you know, the light is essential, but we have studied entire types of light, starting from cosmic rays, gamma rays, X-rays, right? Then PAR, photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiation is VIBGYOR, which is visible spectra, right? So UV rays के बाद visible spectra आएगा, फिर far red, right, and infra radio. So ये total wavelength आपने फिजिक्स में लाइट चैप्टर में अच्छे से सीखे या सीखेंगे. So among the wide range of light, little light PAR ranging from 390 to 760 is essential and useful for the process of photosynthesis. So wavelength useful for photosynthesis is 390 to 760, and depending on the wavelength there are different colors, right? Depending on the wavelength there are different colors. So wavelength and color is one of the important part to which plants are sensitive. Now you know light travels in form of particle called photon. Number of photons striking per unit time determines the intensity. These are massless particles carrying energy. So more the particles striking, more will be the energy, right? So intensity is directly proportional to the temperature. And second factor affecting photosynthesis, mainly temperature. Okay, अब यहाँ पे देखो हमने photosynthesis के दो पार्ट सीखे, light reaction, dark reaction. Light reaction is mainly dependent on the quality of light, that is wavelength and color.
Okay, and second phase dark reaction is mainly dependent on temperature, because in the second phase dark reaction, which is biosynthetic phase, it is regulated by enzymes. You know, enzymes are proteins. एंजाइम केमिकली प्रोटीन से बने हैं, तो ये जो प्रोटीनिशियस एंजाइम है, इनका स्ट्रक्चर, इनका काम करना, ये टेम्परेचर पे अवलंबन है. सो लाइट फेज, लाइट रिएक्शन or Nernst reaction is dependent on light. Dark phase is dependent on temperature. Okay, so light की हमने वेवलेंथ देख ली, कलर्स देख लिए. पिगमेंट का जो हमने चार्ट बनाया था, there we discussed that there are mainly three types of photosynthetic pigment: chlorophylls, carotenoids and xanthophylls. Chlorophylls, carotenoids and phycobilins. So these chlorophyll, carotenoid and phycobilins are the pigments which are sensitive to different wavelengths. Okay, among which the maximum absorbed light is blue and second max absorption is of red. यहाँ पे हमने absorption spectra, action spectra सीखा. ब्लू कलर लाइट absorb होता है और रेड कलर में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बनता है. ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बनता है. So this is how the light wavelength is regulating the rate of photosynthesis. मोर द एब्जॉर्प्शन, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, वो लाइट में ग्लूकोज बनने की क्षमता प्लांट ज्यादा रखता है. सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा शोज द पिक इन रेड एंड ब्लू लाइट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज वेवलेंथ कलर which is regulating the rate of photosynthesis. Intensity is depending or regulating the temperature, so indirectly it is related to temperature. Okay, now see. Temperature, as we discussed on this planet, there are different zones. We divided this Earth, our Mother Earth is divided into tropical, subtropical, temperate, subtemperate and polar regions. And accordingly, the temperature variation is there. One more word we discussed, that is deserts. So, सबसे ज़्यादा temperature desert में रहेगा, फिर tropical आएगा, फिर subtropical and then temperate. If we are talking about India, then Andaman Nicobar, that will be having evergreen forest, having tropical like climate. Okay, Kerala also get 8 months rain. आप बोलेंगे मैम क्या आप मुझे हम लोगों को अब ज्योग्राफी से भूगोल सिखाना शुरू कर रहे हो, राइट? तो बेटा थोड़े टेम्परेचर और थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके लिए प्लांट का एडाप्टेशन, ये आपको समझना चाहिए, राइट? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इज लाइक ड्राई, जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, पानी भी कम है. तो अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करना शुरू करें तो अंडमान निकोबार में एवरी डे इट गेट्स रेन, तो वाटर इज अवेलेबल. ओके, इट इज व्हाट विल से एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसा प्लांट होगा. ओके, यहाँ पे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जहाँ पे बारिश थोड़ा कम है, वी गेट 4 to 5 months of rain per year. Here it will get C4 will grow better. And if you go to Himachal onwards, it will be temperate region, जहाँ पे cool climatic condition रहेंगे और C3 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे. ओके, सो हमने 3 प्रकार के प्लांट देखे. डेजर्ट which will grow better in Rajasthan, right? Then C4 will grow better in Maharashtra, Andhra, and temperate में C3 परफॉर्मेंस अच्छे देंगे. So how is it working? ये सब जो मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, ये कैसे काम करता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. सो गेट इट. फॉर ऑप्टिमम कंडीशंस, जैसे हमने पेज नंबर एनसीईआरटी पे 221 पे देखा था. ओके, वी रोट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 प्लांट एज वेल एज C4 प्लांट. इज इट डन? सब लोग आ जाओ पेज नंबर 221 पे. पेज नंबर 221. अब ये पूरे डिफरेंसेस एक्चुअली C3 C4 में हमने लिख लिए हैं, बस ये फॉर्मेट में सोचना है ताकि आपको ऐसा ना लगे मैम ने ये पूरा छोड़ दिया. ओके, इमीडिएटली कंक्लूड कर देते हो मैम ने तो ये पढ़ाया नहीं. सब लोग वीडियो पॉज कर सकते हो, 2 मिनट ले सकते हो, गो थ्रू द डिफरेंसेस यू हैव रिटन अबाउट C3 C4. चलो, आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes. You're supposed to complete differences between C3 and C4. Go through it.
चलो उसी के रेफरेंस से काम करना है. See now, first column is characteristic feature, second column is about C3 plant, third column is about C4 plant and the last column gives you the options. मतलब कौन से रेफरेंस में आपको ये डिफरेंसेस लिखने हैं. Okay, so first characteristic feature, cell type in which the Kelvin cycle takes place. चलो C3 C4 cycle आंखों के सामने रखो. Both the plant perform C3 cycle. Both the plant perform C3 cycle for glucose formation, but in C3 plant, every green cell performs C3 cycle, right? And in C4 plant, only bundle sheath cells perform C3 cycle, right? Okay. So first column में आप लिखेंगे C3 plant के all green cells, mainly mesophyll cells. Mesophyll may be of two types, spongy and palisade. Right? Okay. C4 में लिखेंगे आप the C3 cycle takes place in bundle sheath cells. Right? So cell type in which Kelvin cycle takes place. पहला point हो गया. Come to next one. The cell type in which initial carboxylation reaction occur. Initial carboxylation reaction occur. Second point, cell type in which the initial carboxylation reaction occur. It will be initial मतलब पहला carboxylation. C3 में तो एक ही carboxylation होता है. So it occurs in all green cells, mainly mesophyll. Maybe spongy mesophyll, maybe palisade, or both. Right? Okay. C4 में first CO2 fixation सिर्फ mesophyll में होता है. Second CO2 fixation is in bundle sheath. चलो next one. How many cell types does the leaf have that fix CO2? यहाँ पे देखो option दिया है. 2 types bundle sheath mesophyll, 1 type only mesophyll, 3 type bundle sheath cell palisade, spongy mesophyll. Right? So if you are talking about C3 plant, then they have mainly 1 or 2 types. अगर isobilateral leaf है तो सिर्फ spongy mesophyll रहेगा. अगर dorsiventral leaf है तो palisade plus spongy mesophyll होगा. Right? Okay. Now there are some plants which have spongy mesophyll, palisade as well as bundle sheath. But अगर bundle sheath है तो obviously C4 होगा. बराबर? So C3 plant have 2 types of photosynthetic cell, palisade and spongy mesophyll. C4 may be having 3 types or sometimes 2 types. C4 plant have mesophyll plus bundle sheath cell, or it may have palisade plus spongy cell plus bundle sheath cell. Okay, anatomy में हमने ये सीखा था, याद करो. We have discussed this in anatomy. Okay, चलो next one. Which is the primary CO2 acceptor? In C3 plant it is RUBP. In C4 it is PEPA. Next one. Number of carbon in primary CO2 acceptor. RUBP is 5C, PEPA is 3C. लिख रहे हो ना? 5C, 3C. Which is the primary CO2 fixation product? What is the first stable chemical produced in C3 plant? Is 3-PGA. And it is in C4 is OAA. Right? Okay. अब 3C में कितने कार्बन है? 3-PGA में कितने कार्बन है? 3C. The first stable chemical produced in C3 cycle is 3-PGA containing 3 carbon. OAA in C4 containing 4 carbon. Okay. Does the plant have Rubisco? Yes, both have Rubisco, but the locations are different. In C3, every green cell has Rubisco. In C4, only bundle sheath has Rubisco. Does the plant have PEP carboxylase? C3 plant don't have. So write down no. C4 plants have. Write down yes. Which cell
in the plant have rubisco. C3 प्लांट में हर ग्रीन सेल में रुबिस्को होता है. ओके, C4 में सिर्फ बंडल शीथ में रुबिस्को होता है. CO2 fixation rate under high light conditions. If light is more, intensity is more, temperature increases. ज़्यादा very high temperature is not good for C3 and good for C4. Okay, next one. Whether photorespiration is present at low light intensities. C3 प्लांट में low light intensity में photorespiration होता है क्या? No. Less the temperature, no photorespiration. C4 में तो photorespiration कभी होता ही नहीं. तो दोनों पॉइंट पे लिखेंगे no, no. Okay, next one. Whether photorespiration is present at high light intensity. C3 में yes, C4 में no. Okay, next one. Whether photorespiration would be present at low CO2 concentration. If atmospheric CO2 concentration is less, then C3 go for photorespiration, but C4 never. Right? Okay. तो आपका यहाँ पे आएगा yes for C3, no for C4. Whether photorespiration will be present at high CO2 concentration? No. अगर CO2 concentration optimum या above average है, तो दोनों प्लांट photorespiration कर ही नहीं सकते. Okay, temperature optimum. Which is the optimum temperature for C3? It is 10 to 25. And what is the optimum temperature for C4? It is 30 to 45 degree. I repeat, optimum temperature for C3 10 to 25 degrees centigrade. Optimum temperature for C4 30 to 45 degrees centigrade. Okay, examples. C3 wheat, राइस. ध्यान में रखो, ये मोनोकॉट है, यहाँ पे गलती करते हो. आपको लगता है मोनोकॉट है, ग्रासेस है, तो C4 है. नहीं. Wheat, rice are C3, though they are monocot and belong to grass family, Gramineae. Okay, then hibiscus, sunflower are C3. Many dicot are C3. Okay, C4 के एग्जाम्पल लिख लो. मैक्सिमम ग्रासेस, जवार, बाजरा, शुगर केन, मेज. मैक्सिमम ग्रासेस, जवार, बाजरा, शुगर केन, मेज. फ्यू डाइकॉट, एमरैंथेसी, मोरेसी. अब नहीं है आपको. ओके, so majority of grasses, few dicot show C4 pathway. Understood? So these are the differences. Okay, so come back. What we were discussing here, factors affecting photosynthesis में light, wavelength, color, उसका relation हमने देख लिया. Intensity is regulating the temperature. Okay, so वो हम आगे जाके देखेंगे. लाइट के बारे में और एक है, that is duration. Okay, लाइट के बारे में और एक है, that is duration. More the duration, obviously there will be more amount of glucose synthesized. ठीक है, तो सिंपल देखो एग्जांपल. एक प्लांट है. ओके, एक प्लांट को 1 घंटा लाइट दिया तो वो 1 kg ग्लूकोज बनाता है. अब ये नंबर हैप्पैज़हैड है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. नंबर्स आर सिंपल नंबर्स जो आपको ध्यान में रखने के लिए आसानी हो. तो 1 घंटे में 1 kg ग्लूकोज बनाता है, तो ऑब्वियसली 10 घंटे में 10 kg बनाएगा, 20 घंटे में 20 kg बनाएगा. So more the duration, more will be the rate of photosynthesis, more will be the amount of photosynthetic product. अब यहाँ पे हमको कंसिडर करना है rate of photosynthesis. You know what is rate? Amount of glucose synthesized per unit time. Per unit time. बात को समझो. 1 घंटे में 1 kg, 20 घंटे में 20 kg. पर यूनिट टाइम में 1 घंटे में तो 1 ही kg बन रहा है. तो सब लोग स्टार पॉइंट लिख लो, यहाँ पे गलती करते हो. Rate of photosynthesis, rate of photosynthesis in the bracket, amount of glucose synthesized per unit time. Amount of glucose synthesized per unit time is
steady. Is steady. It doesn't depend on depend on duration. Rate of photosynthesis doesn't change on the basis of duration. समझ रहे हो? But रेट शब्द निकाल दो, यहाँ पे क्रूशियल शब्द कौन सा है? रेट. रेट शब्द निकाल दो. अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्ड इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन, amount of glucose formed in that particular duration is changing. 1 hour 1 kg, 10 hours 10 kg. More the duration, more will be the end product. यहाँ पे मैंने कौन सा शब्द हटा दिया? रेट. रेट शब्द अगर डालते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस doesn't change if the duration changes, but amount of glucose synthesized in 10 hours is 10 kg, in 5 hours is 5 kg, in 1 hour it is 1 kg. So कौन सा शब्द देखना है एमसीक्यू में हमको? रेट. रेट. ठीक है? ओके. देन लाइट के अनुसार और एक प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज वेदर दे आर शेड लविंग. ठीक है? लाइट अगर बहुत ज्यादा है, ओके, तो सन प्लांट बोलते हैं उसको. लाइट अगर कम है तो शेड लविंग प्लांट बोलते हैं. ओके, सो देर आर डिफरेंट. आप बोलते हो ना इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट. इट इज लाइक दैट. इंडोर प्लांट्स आर शेड लविंग. दे ग्रो इन कैनोपी. व्हाट इज कैनोपी? कुछ एरिया ढका है, डायरेक्ट सनलाइट उनको स्ट्राइक नहीं करता है. सो शेड लविंग, कैनोपी आर द वर्ड्स. ओके, so write down. Shed loving plants are sciophytes. Shed loving plants are sciophyte. SCIOPHYTES. SCIOPHYTES. Sciophyte. Sun loving plants are heliophytes. HELIOPHYTES. Sun loving plants are heliophyte. Okay, so this is how light is regulating the rate of photosynthesis. In different plant you will find the different behavior, and light intensity is regulating the temperature. Just now we wrote that the optimum temperature for photosynthesis for C3 is 10 to 25, and for C4 it is what we wrote. Yes, देख लो एक बार. It is in degree centigrade. ड्यूरेशन ऑफ लाइट के लिए और एक बात ध्यान में रखनी है. हमने ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखा था, बस रिकलेक्ट करवा रही हूँ. व्हाट इज ड्यूरेशन? We discussed that the light rate of photosynthesis changes depending on the color. Maximum rate of photosynthesis is in red, second max is in blue. लेकिन इसके ऊपर और मैंने एक बात बोली थी, it is very high when the light is intermittent. Intermittent light. Intermittent light is flashes of light. What are flashes of light? 2 minute light, 1 minute dark. 2 minute light, 1 minute dark. It's flashes of light. So सब लोग लिख लो. Rate of photosynthesis is maximum in intermittent light, flashes of light. Second max is in sunlight. Second max is in sunlight, white light, which contain all wavelengths with GR. Maximum photosynthesis is in intermittent light, flashes of light. Second max photosynthesis is in sunlight, white light. Third max is in red light. Rate of photosynthesis. Action spectra we are talking. Amount of glucose synthesized per unit time. Then blue and least will be in green. So यहाँ पे मैंने दो चीजें ऐड की. इंटरमीडिएट लाइट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, फिर सनलाइट में होता है, फिर रेड लाइट में होता है, और फिर ब्लू लाइट में होता है. नेक्स्ट पॉइंट, CO2 concentration which is playing a crucial role. देखिए अब देखो, इन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट की है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, CO2, राइट. देन इवन ऑक्सीजन, अगर हम फोटो रेस्पिरेशन कंसीडर करें,
थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जाके भी सोचते हैं, राइट? सो concentration of oxygen is also important. Amount of water in soil also important. Amount of water in atmosphere in the form of vapor is also important. When there are multiple factors affecting the rate of photosynthesis, the crucial one which is always limiting, okay, ये सब में से सबसे कम एटमॉस्फेयर में क्या होता है? CO2. तो CO2 के बारे में थोड़ा डिटेल में सीखना बहुत जरूरी है. तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन आप प्रायोरिटी में ध्यान में रखेंगे जो मैंने बोर्ड्स पे लिखे हैं. नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इन जनरल अभी का पोल्यूशन कंसिडर करते हुए एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.036%. राइट? आपने स्कूल डेज में भी अलग अलग गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन देखे हैं, बराबर? सो दिस इज व्हाट इज 0.036%, which is 360 parts per million ppm. This is now found. अगर पोल्यूशन और बढ़ गया तो ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा, जो फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बुरा है. आर यू गेटिंग मी? तो फोटोसिंथेसिस के लिए और थोड़ा ऑक्सीजन अगर और थोड़ा CO2 अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है. तो सी normal CO2 concentration is 0.036%, 360 parts per million, दोनों ध्यान में रखेंगे. Right? Now, rate of photosynthesis increases. अगर 0.036% से हम 0.05% तक CO2 का concentration लेके गए तो rate of photosynthesis बढ़ता जाएगा, but 0.03 के नीचे गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा. 0.03 पे अभी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में चल रहा है, वो अगर बढ़ता गया तो 0.05 तक बढ़ता जाएगा. बट 0.05 के आगे अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ओके, अगर 0.05 के आगे CO2 कॉन्सेंट्रेशन जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से कम होना शुरू होगा. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से कम होना शुरू होगा. राइट? ओके, so this is what is very important thing for MCQ. Now again, as we discussed that concentration of CO2 is regulating the rate of photosynthesis in C4 as well as C3. So amount of CO2 for optimum amount of CO2 for C3 is different and optimum amount of C4. एटमॉस्फेयर में C3 प्लांट के लिए CO2 कितना होना चाहिए और C4 प्लांट के लिए CO2 कितना होना चाहिए, ये वैल्यूज डिफर करेंगे. नाउ वी आर रिलेटिंग डिफरेंट थिंग्स. सी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन CO2 concentration in atmosphere, primarily because optimum temperature, right? Along with that, wavelength is naturally available, water is considered to be present in the soil. So the main factor which is always regulating rate of photosynthesis is CO2. Okay, we will always consider that the leaf is young. Normal जो conditions होते हैं, leaf young है, उसके पास chloroplast है, okay, chlorophyll pigments है, वो light receive करता है, Vibgyor. Okay, temperature अगर हम major countries consider करते हैं, so it is on an average optimum रहेगा. Some plants can perform photosynthesis even at 0. Right? Okay. So अगर हम ये सब बातें देखते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो चीजें लगती है वो सब एटमॉस्फेयर में प्लांट के पास है. When all the things are like broad spectrum wise available, the factor which is regulating rate of photosynthesis, प्लांट में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस का रेट डिटरमाइन करता है, वो है CO2 concentration in atmosphere. Okay, so your at priority answer, the factor which is regulating rate of photosynthesis in normal condition is the CO2 concentration in air. यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि लीफ ग्रीन है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, पिगमेंट है, जमीन में थोड़ा बहुत तो पानी अवेलेबल है, स्टोमेटा ओपन है, राइट? ओके, Vibgyor अवेलेबल है. So in this condition
most always rate limiting, in most conditions always the rate limiting factor is the CO2 concentration. Okay, just now we wrote the amount कि CO2 कैसे vary होगा, but particularly C3 plant के बारे में अगर कहा जाए, with respect to C3 plant, what we'll see, if CO2 is high, Rubisco will react with CO2, but if CO2 concentration goes down, then the Rubisco will react with oxygen. तो यहाँ पे हमको और एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल नहीं है. गेट इट? ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट कंडीशनली व्हेन CO2 concentration is less, O2 concentration is more, for C3 plants, instead of photosynthesis, a wasteful process will start, that is photorespiration. Okay, so oxygen is not directly regulating the rate of photosynthesis because it is not participating in the process of photosynthesis. So oxygen is not never a limiting factor. लेकिन ऑक्सीजन कम है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा. आई रिपीट, ठीक से सुनो, ऑक्सीजन कम है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ऐसी बात नहीं है. CO2 कम है, रिलेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस होने नहीं देता. राइट? सो ऑक्सीजन इज affecting rate of photosynthesis, but it is not limiting, it is not controlling the rate of photosynthesis. Rate of photosynthesis is always controlled by, rate of photosynthesis is always controlled by amount of CO2 at priority. Okay, अब देखो फोटोसिंथेसिस चल रहा है, मतलब लाइट तो अवेलेबल होना ही चाहिए. तो लाइट during day cannot regulate the rate of photosynthesis. CO2 always regulates the rate of photosynthesis. Right? Then light की wavelength, light की intensity, which is regulating temperature. बराबर? These factors regulate the rate of photosynthesis. Now listen, water. See, as we said, water is रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर के फोटोसिंथेसिस के लिए दो रोल है. ये प्रोसेस में हमने जो नीचे वाटर लिखा था, रोल ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर टू. ओके, दो प्रकार से वाटर फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा. वन इज इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल एंड सेकंड इट हेल्प इन कीपिंग द स्टोमेटा ओपन. हाउ वाटर इज प्लेइंग डबल रोल. ओके, अब देखो मैं यहां पे लिख रही हूं, वाटर इज यूज्ड इन टू वेज. वन इज एज रॉ मटेरियल, राइट, एंड अदर, as I said, it is useful for keeping stomata open. ओके, अब देखो वाटर अबंडेंट है तो स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा ओपन है तो CO2 अवेलेबल है, CO2 अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस स्विच ऑन है. Are you getting the relation? If water is abundant, stomata are open. If stomata are open, CO2 diffuse in. If CO2 diffuse in, photosynthesis process is switched on. If raw material water is available, because 6 CO2 plus 12 water molecule giving you C6H12O6, water act as hydrogen donor for the process of photosynthesis. Okay, so in these two ways, water is playing important role and it is essential for the process of photosynthesis. लेकिन आगे की बात सुनो. See, if I consider 100 water molecules are there. Okay, so how many water molecules I have? 100 water molecules. Among that, 10 are needed as a raw material and 90 water molecules are needed to keep the stomata open. बात को समझो आप. As a raw material, water बहुत कम लगता है.
जो कि प्लांट के पास हमेशा होता ही है। प्लांट के पास 10 वाटर मॉलिक्यूल हमेशा होते हैं, राइट? So as 10 water molecule which are participating as a raw material are always available. As a raw material, water is never limiting, water is never stopping the process of photosynthesis. मतलब प्लांट के पास बेसिक 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो प्लांट वाटर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, प्लांट वाटर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा और फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन करवा के ग्लूकोज बनाता रहेगा। प्लांट में ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे आज पानी कम है, फोटोसिंथेसिस रोक दो। इतना कम पानी प्लांट के पास कभी हो ही नहीं सकता। अगर इतना कम पानी प्लांट के पास है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होंगे और प्लांट डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। So as a raw material, whatever little amount of water molecules are required are always present in water. So it cannot limit the rate of photosynthesis. It cannot stop the process of photosynthesis. Then how come? देखो, abundant water is required for keeping the stomata open. Abundant water is required for keeping the stomata open. So in this situation, अगर ये पानी कम है, तो गार्ड सेल जो फूले हुए हैं, याद है ना मैंने आपको ऐसे बोला था, दिस इज अपर एपिडर्मिस, these are guard cells. Guard cells are swollen, open. Because why they are swollen? Because they are having ample amount of water. इसमें भरपूर पानी है तो ये swollen है, guard cell, stomata open है. Okay, stomata open हो गया, CO2 अंदर बाहर करेगा, CO2 अंदर बाहर करेगा, right? तो ही photosynthesis होगा। समझ रहे हो, right? So if this much water, ample amount of water is available, then only the stomata are turgid, then only they are open. If stomata are open, CO2 is available and then the photosynthesis is on. उल्टा सोच के देखो, प्लांट में का पानी कम हो गया 100 में से, ओके, पहले हमने प्लांट के पास 100 वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर किए थे ना, 90 रॉ मटेरियल बोल के यूज होंगे, 90 स्टोमेटा ओपन करने के लिए यूज होंगे और 10 रॉ मटेरियल बोल के यूज होंगे। अब समझ लो प्लांट के पास 100 में से सिर्फ अब 30 वाटर मॉलिक्यूल ही अवेलेबल है, तो 30 में से 10 एज अ रॉ मटेरियल बोल के अवेलेबल तो है ही, बच्चे वाले 20, ठीक है, बच्चे वाले 20 वाटर मॉलिक्यूल स्टोमेटा को ओपन नहीं रख सकते। सो व्हेन दिस वाटर कंटेंट ऑफ वाटर इन प्लांट रिड्यूसेस, इन दैट सिचुएशन स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड, क्योंकि गार्ड सेल फ्लासिड हो जाएंगे, स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। इफ स्टोमेटा क्लोज्ड, CO2 won't be available. If CO2 is not available, obviously photosynthesis will stop. तो बात को समझो, पानी कम होने की वजह से, रॉ मटेरियल वाटर कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस रुका, ऐसे कभी नहीं होगा। लेकिन पानी कम है इसलिए स्टोमेटा बंद हुआ, तो CO2 मिला नहीं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुका। ये नॉर्मली होगा। So water cannot stop the process of photosynthesis when water is less. But less amount of water closes the stomata, hence CO2 not available and photosynthesis will stop. Got it? So we have considered variety of factors which are regulating rate of photosynthesis. Okay, अब एक definition हमने सीखनी है. What is that? See, among variety of factors, okay, ये 100 फैक्टर में से, so I'm just saying, okay, whatever we have enlisted, ये सब अलग अलग फैक्टर में से ऐसा एक फैक्टर जो इतना कम अवेलेबल है, ऐसा एक फैक्टर जो इतना कम अवेलेबल है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस स्लो चल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ नहीं सकती, वो फैक्टर को हम बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट करने वाला फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। आई रिपीट, अमंग वैरायटी ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फैक्टर एट दैट कंडीशन, one factor at that condition, at that moment, which won't allow to increase the rate of photosynthesis is called limiting factor. Okay, ये limiting factor का फंडा आप केमिस्ट्री में भी सीखते हो। When any chemical reaction is regulated by multiple factors, among the multiple factors, one factor at that point is not
allowing the chemical reaction rate to increase is called limiting factor. अब वो फैक्टर की वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ रहा है, वो फैक्टर की वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ रहा है, तो आपने क्या किया, वो फैक्टर प्रोवाइड किया। आपने क्या किया, वो फैक्टर प्रोवाइड किया। जैसे ही आपने वो फैक्टर प्रोवाइड किया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल सडनली इंक्रीज। दिस इज अदर पॉइंट। लिमिटिंग फैक्टर इज द फैक्टर इज प्रोवाइडेड with more amount at that point. Limiting factor is the factor if provided in ample amount at that point, the rate of reaction suddenly increases. Limiting factor ऐसा फैक्टर है, हजारों फैक्टर में से वो ऐसा एक फैक्टर है जो इतना कम है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ नहीं पा रहा। अगर वो आपने प्रोवाइड किया तो केमिकल रिएक्शन का रेट झट से बढ़ेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सो रिमेंबर, CO2 concentration is always a limiting factor in normal climatic conditions. CO2 concentration is a limiting factor in normal climatic conditions. Water as a raw material can never be the limiting factor for process of photosynthesis. Generally we consider that leaf is green having ample amount of chlorophyll. लेकिन अगर ऐसा पूछा गया कि एजेड लीफ है, येलोइंग हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर क्या है? देन इट कैन बी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोफिल। अगर ऐसा पूछा गया दैट द प्लांट इज ग्रोइंग इन कैनोपी, ऊपर से कवरिंग है, शेडी एरिया में प्लांट ग्रो हो रहा है, सो व्हाट कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर? देन इट कैन बी लाइट, पर्टिकुलरली इट्स वेवलेंथ। बराबर? सो आई रिपीट, generally limiting factor is CO2 because other things are generally available. So generally always limiting factor is concentration of CO2 in atmosphere. Oxygen cannot be the limiting factor because it is not participating in the process of photosynthesis. Water cannot be limiting factor because as a raw material, whatever amount of water is required is always present with the plant. Right? Always limiting factor CO2. लिमिटिंग फैक्टर कभी कुछ नहीं हो सकता। लिमिटिंग फैक्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा। वाटर एज अ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी द लिमिटिंग फैक्टर। ओके, एंड कंडीशनली कैनोपी है तो लाइट की वेवलेंथ, लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। आर यू गेटिंग दैट? ओके, तो कंडीशनली ये बदलता रहेगा। एजेड लीफ है तो क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट का नंबर, ये भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। ओके, सो आपको बहुत सोच समझ के MCQ मार्क करने हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सैचुरेशन पॉइंट, कॉम्पेंसेशन पॉइंट आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये लास्ट पार्ट जो मैंने MCQ रिलेटेड बोला वो बहुत अच्छे से समझ के चलो।